दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं जो कई तूफानों की आंधियों के बीच धूल में दब गई। आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस एपिसोड की सीरीज पसंद आ रही होगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। वैसे आज भी आपके लिए कुछ खास है। ये कहानी है हंसती खिलती एक लड़की की, जो बाद में एक अच्छी प्रेमिका और एक कुशल योद्धा बनी। इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली सल्तनत की एक सुल्तान थी। उसने सन 1236 से सन 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। रजिया का जन्म सन 1205 में बदायूं के सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश और कुतुब बेगम के घर हुआ था। बचपन से ही शाही ठाठ में पली बड़ी हुई रजिया एक प्रतिभाशाली और दूसरों से एकदम अलग ही अंदाज की लड़की थी। रजिया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। हालांकि इसके पीछे ये कहानी है कि इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कुछ स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना शायद नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। अब रकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर शायद नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और एक छोटी सी लड़की रजिया बन गई रजिया सुल्ताना। रजिया के हाथ में शासन आते ही मानव न्याय की अलग प्रणाली शुरू हो गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि कुर्ता और कुलाह यानी कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बन गई थी। आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में व्यवस्था और संचालन की बात हो, रजिया की नज़र सभी क्षेत्रों में रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रजिया की सफलता और कुशल नेतृत्व की चर्चा मानो चारों ओर गूंज रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मगर कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। शायद रजिया की खुशी भी कुदरत से देखी नहीं गई। उन दिनों की बात है जब हर एक शासक अपनी अंगत खबरों के लिए एक जासूस और सलाहकार रखते थे। ठीक वैसे ही रजिया सुल्ताना का एक सलाहकार जिसका नाम था जमात उद्दीन याकूब। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते थे और शायद यही वजह रही होगी कि दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर एक दूसरे के करीब आ गए। रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूब, जो कि एक हबशी था, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन चुका था। एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अतरंग संबंध की बात मुसलमानों को शायद पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हो गया। इस सब से रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया, क्योंकि याकूब तुर्क नहीं था और उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। बठिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपाल जिन्हें रजिया का अधिपत्य नामंजूर था के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मेजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों के दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा।
रजिया सुल्ताना के 3 से 4 मकबरे हैं जहां पर रजिया सुल्ताना को दफन किए जाने का अनुमान लगाया जाता है, मगर आज भी तर्कशास्त्री इस विषय में अपने एक मत नहीं जुटा पाए हैं। अनुमान और कुछ अंदाजित ठोस सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनका असली मकबरा राजस्थान के टोंक जिले में है। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी लाते रहेंगे। इस वीडियो को प्यार देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।